नमस्कार मित्रों, एक बार फिर मैं आपका मित्र विजय कोडवानी मेरे यूट्यूब चैनल लीगल गुरु विजय पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप अपने परिवार समेत घर पर स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट एंड सेक्शन 498A। कि हाँ, दहेज के जो मामले हैं उनसे रिलेटेड आज का टॉपिक है। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं इस पर। उस वक्त भी मैंने कहा था कि इस पर हम पूरी 5-6 लेक्चर्स की जो है वो सीरीज़ हम बनाएंगे, जिस स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि किस तरह से इसका प्रोसीजर होता है और किस तरह से इसका जो आगे कोर्ट में वगैरह में ये लीगल प्रोसीडिंग आकी चलती है। तो 3 वीडियो मैं ऑलरेडी शायद बना चुका हूँ मैं। आप मेरे YouTube चैनल लीगल गुरु विजय पर आप जाकर देख सकते हैं। यह आज का चौथा टॉपिक है। आगे के 3 लेक्चर में मैंने बताया था कि भाई किस तरह से केस होता है और किस तरह से आपका जो सेटलमेंट का प्रोसीजर है, कॉम्प्रोमाइज़ का प्रोसीजर है, वो फेल होने के बाद आगे का प्रोसीजर कैसे होता है कोर्ट में, वहाँ तक हम पहुँचे थे। यानी अब आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ का जो टोटली जो स्टेज है वो पूरा हो चुका है। उसमें कॉम्प्रोमाइज़ हम मान लेते हैं कि नहीं हुआ है और दोनों पक्ष जो है वो कोर्ट में जाकर अपना अपना पक्ष रखना चाहते हैं। ये मानकर हम आगे चलते हैं। अब प्रोसीजर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है तो अभी मैटर कोर्ट में आ गया है। जब कोर्ट में मैटर आएगा तब सबसे पहले जो लीगल प्रोसीजर होता है कोर्ट का, वो सबसे पहले जो विक्टिम होता है जिसने कंप्लेंट की है, आइदर हस्बैंड और वाइफ, दोनों में से कोई भी। इसमें एक बात मैं आपसे क्लियर कर दूं कि अधिकांश जो ये केस हैं वो बाय वुमन, जो फीमेल शादीशुदा जो औरतें होती है उनके द्वारा ये केसेस किए जाते हैं अधिकांश। पर लीगल जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, जो कायदे में जो दिया गया है, उसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ये अधिकार हम औरतों को ही देते हैं। जी हाँ, उसकी डेफिनेशन में कोई भी पक्षकार यानी मेल और फीमेल दो में से कोई भी यानी एक दूसरे के विरुद्ध जो है वो FIR कर सकता है। दहेज का जो है वो केस वो कर सकता है। चाहे हस्बैंड भी अपनी वाइफ के ख़िलाफ़ यानी कर सकता है कि भाई इसके परिवार ने जो है, वाइफ के परिवार ने हमसे यानी पैसे मांगे हैं और एक तरह का दहेज मांगा है, डिमांड की है। इस तरह से भी आप केस कर सकते हैं। ये यानी आप माइंड में से निकाल दीजिए कि भाई ये सिर्फ औरतें ही कर सकती है। ऐसा कहाँ पे भी जो एक्ट में है वो कहाँ पे भी लिखा नहीं है। चलिए, एक बात ये, अब कोर्ट में केस आ गया, तारीख पड़ेगी, दोनों को नोटिस भेजा जाएगा कि भाई इस तारीख पर आपको कोर्ट में जो है वो आना है और आपका पक्ष रखना है। जैसे मैंने कहा कि भाई पहला जो चांस है, जिसने भी FIR किया है, केस किया है, उसे पहले सुना जाएगा। ये कोर्ट का एक रूल है। तो अब जिसने केस किया है, आइदर वे मेल फीमेल, हस्बैंड और वाइफ, उसे बुलाया जाएगा और उसका जो वकील होगा वो कोर्ट में उसे कटहरे में जो विटनेस बॉक्स होता है उसमें खड़ा रखकर जज साहब के सामने वो कहेगा कि अब आप बताइए कि आपके साथ क्या क्या हुआ था। तो इसमें क्या है कि एक तो जब आप FIR करते हैं और वो केस करते हैं, उसमें पूरा चीज़ लिखा ही होता है कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे गाली गलौज करते थे, बहुत टॉर्चरिंग करते थे, पैसे लाने के लिए करते थे, XYZ जितनी भी 25, 50, 100 आइटम में जो भी लिखी हो FIR में, और आपके कंप्लेंट जो डीड होता है जो वकील सबमिट करता है कोर्ट में, उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है। और ज़रूरी नहीं है कि भाई आपको सब उस वक्त याद हो। जैसे ये पूछा जा रहा है कि भाई 50-100 आइटम है, आपने लिखी हो शायद,
तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब याद हो, पर जो जो मेन पॉइंट है वो आप कोर्ट को बताएं। और लास्ट में ये वर्ड मीन्स यूज़ किया जाता है कि भाई इसके अलावा जो भी मैंने कंप्लेन में, अपनी कंप्लेन में एफआईआर जो भी लिखा है वो जज साहब के सामने है, और वो मैंने अपने बिल्कुल होशो हवास में, फिक्स माइंड में, यानी बिल्कुल क्लियरली, विदाउट किसी के प्रेशर, किसी के दबाव के बिना मैंने वो लिखा है, कंप्लेंट किया है। तो जज साहब उस पर अपना ध्यान दें। तो ये वर्डिंग जो पीछे नॉर्मली जो लीगल भाषा में है वो की जाती है कि इस हिसाब से क्या कि आपको अमुक चीज़ें याद हो और बाकी की आप जज साहब को कहें कि भाई जो मैंने कंप्लेन में लिखी है वो उसमें से आप देख लें, वो भी मेरी कही हुई बातें हैं या एलिगेशंस है, वॉटेवर जो भी है। तो इस तरह से पहला तो जो मेन विक्टिम है उसे इस तरह से बुलाया जाता है और उसका किया जाता, परेड की जाती है, जिसको परेड कहें। उसके बाद उसके कहने से ऐसा तो है नहीं कि भाई वो जज साहब फैसला सुनाएंगे और सामने वाले को सज़ा देंगे या कुछ भी अपना ऑर्डर करेंगे, ऐसा नहीं है। उसको भी वो चीज़ें प्रूव करनी होती है। जैसे मारपीट की तो उस वक्त कौन उसके साथ था, कौन विटनेस था वगैरह जो है उसे बताना पड़ता है। तो जनरली इसमें जो विटनेसेस होते हैं वो लगभग तो उसके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, माता पिता होते हैं, भाई होते हैं, बहनें होती हैं, जीजा साला वगैरह जो भी है उसके क्लोज़ वाले ही होते हैं उसके विटनेस। वो उनको बस समझा कर लेके आते हैं। कई वकील तो ऐसे हैं कि भाई आपको आना है, इस तरह से खाली बोलना है। तो इस तरह के विटनेसेस होते हैं और वो को भी फिर बुलाया जाता है एक एक करके कि भाई आप आएँ और इनके फेवर में या वॉटेवर जो भी है आपको कहना है, आप आकर विटनेस बॉक्स में कहें। तो इस तरह से यानी हर एक विटनेस का परेड होता है और जो है एक एक को बुलाकर पूछा जाता है और विटनेस अपना जो आंसर है वो देता है। अब इसमें भी ये है कि भाई अगर सब ने कह दिया कि भाई हाँ सामने वाले जो एक्यूज़्ड है उसने ये सब किया है, तो उस बेस पर भी जज साहब अपना फैसला नहीं सुनाते। अब बारी आती है कि जब तक सामने वाले का क्रॉस वेरिफिकेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन जिससे कहें लीगल टर्म में, वो जब तक नहीं हो जाता कि जैसे सामने वाले ने, विक्टिम ने कुछ एलिगेशन लगाए, तो दूसरा चांस फिर सामने जो एक्यूज़ड है उसको दिया जाता है कि आप अभी इनका क्रॉस एग्जामिनेशन करें, आपको कुछ पूछना हो इनसे और आप पूछें। तब उसके बाद वो क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद पूरा ये प्रोसीजर ख़त्म होता है। फिर एक्यूज़ भी आता है अपना भी, यानी वो पक्ष रखता है और अपने भी विटनेस है वो बुलाता है। तो उसको भी यानी क्या जो विक्टिम का वकील है वो क्रॉस करता है। इस तरह से आमने सामने जो भी वकील है, लॉयर्स, तो वो एक दूसरे के क्लाइंट को जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं। उन दोनों का पूरा ये करके विटनेस को और एक्यूज़ और विक्टिम दोनों को क्रॉस एग्जामिनेशन करके उसके बाद जज को जो है वो फैसला देना होता है या किस पक्षकार के फेवर में वो फैसला दे। तो ये है बेसिक प्रोसीजर जो फॉलो की जाती है। अब इसमें आगे इम्पोर्टेंट है कि भाई क्या हमको ध्यान रखना है। तो जैसे मैंने कहा ये पूरा जो वीडियो है हमें इस बिना पर बना रहे हैं कि जैसे एक फ़ीमेल ने हम पर केस किया है, तो मैं एज अ मेल जो हस्बैंड है उसकी तरफ से मैं ये केस रख रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आप इसका मतलब ये ना समझें कि भाई मैं सिर्फ हस्बैंड के फेवर में हूँ और फीमेल के फेवर में नहीं हूँ या वाइफ के फेवर में नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसा मान के चलें कि भाई हम दोनों की तरफ से हम ये लड़ रहे हैं, पर जो ये वीडियो सिर्फ बनाने के लिए मैंने ये हस्बैंड का फेवर लिया है, क्योंकि ज़्यादातर जो केस है वो हस्बैंड के विरुद्ध जो फीमेल है, वाइफ है, वो करती है। 498A 125 जो है सेक्शंस के वो ही करती है। तो अब ध्यान क्या रखना है कि जैसे ही विक्टिम जो है वो
विटनेस बॉक्स में आता है, अपना सब बयान देता है, तो जो एक्यूज़्ड है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें, या अगर उसको केस अपना जीतना है और मजबूत बनाना है, तो ध्यान से उधर बैठकर उसकी एक एक चीज़ वो नोट करें कि वो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि आपके पास एफआईआर की कॉपी और जो उसने कंप्लेंट की है उसका भी कॉपी आपको मिल गया है एक्यूज़ को, भाई ये आपके अगेंस्ट में ये जो है कंप्लेंट आई है, उसका कॉपी उसको दे देते हैं। उसके बाद फिर वो जो सामने वो कह रही है, उसकी वाइफ कंप्लेनेंट विक्टिम, उसकी एक एक चीज़, एक एक वर्ड हो सके तो वो लिखता जाए वहाँ पे कोर्ट में बैठकर, आगे उसको बैठने की व्यवस्था की जाती है, या उसके वकील। ये हम वीडियो उनके लिए बना रहे हैं कि अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई वो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते और अपना केस खुद लड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है कि वो किस तरह से अपना पक्ष वहाँ पे कोर्ट में रख सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा स्टडी और थोड़ा ध्यान देना है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि भाई इस तरह से वो एक एक चीज़ उसका लिखे, उसके जितने विटनेस आ रहे हैं, उसकी मदर, फादर, भाई, भतीजा, XYZ सामने वाले के विक्टिम के, तो उसका भी एक एक जो पॉइंट है उसने क्या कहा वो लिखे और नोट डाउन करे, तारीख वाइज, डेट वाइज और मीन्स पर्सन वाइज अलग अलग। अब उनका जो वो पूरा विक्टिम का है वो पूरा हो जाता है प्रोसीजर, उनकी जो गवाही है वो हो जाता है। अब फिर बात आती है जो एक्यूज़्ड है, अब उसको जब क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है कि आप इनका क्रॉस कीजिए, तब ये सारी जो चीज़ें हैं जो आपने लिखी हैं वो आपको काम में आएगी। तो ये वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किस तरह से आपको सामने वाले का क्रॉस करना है, उसकी आपकी सास का, आपके ससुर का, आपके साले का, XYZ जितने विटनेस है उसका किस तरह से क्रॉस करना है, वो मैं आगे वाले वीडियो में आपको थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, ताकि कि हो सकता है कि भाई आप वकील भी रोकें, पर वकीलों को भी क्या अमुक चीज़ें माइंड में कभी नहीं रहती है, तो आप उनको कह सकें भाई ये चीज़ें भी आप पूछें। अगर उससे पता है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा है, पर नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास थोड़ा नॉलेज होगा तो आप वकील के साथ भी बैठकर उसे चर्चा कर सकते हैं और उससे मदद कर सकते हैं, एक दूसरे की मदद ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप अपना केस जो है वो मजबूत बना सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर और भी इस जो सेक्शंस और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के उसमें आपको कुछ भी यानी प्रॉब्लम हो या कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे लेक्चर जो है लीगल गुरु विजय पर देखकर और समझकर आप भी अपना केस खुद लड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।